टेक्नोराइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डी स्ट्रेसिंग बाय रेल टेंसर। रेल टेंसर द्वारा डी स्ट्रेसिंग किस तरीके से की जाती है, IRPWM के क्या गाइडलाइंस है, उसको आज हम देखेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले डी स्ट्रेसिंग हमें कब करनी पड़ती है, क्या टेम्परेचर पे करना रहता है, रेल टेंसर कब यूज करना है, इसके बारे में जरा देख लेते हैं। तो मैनुअल क्या कहता है, IRPWM का पैरा जो है 339 डी स्ट्रेसिंग ऑपरेशन ऑफ LWR, इसमें क्या कहा जा रहा है, द वर्क ऑफ डी स्ट्रेसिंग शैल बी डन ड्यूरिंग अ ट्रैफिक ब्लॉक, यानी कि सबसे पहले डी स्ट्रेसिंग का काम करना है तो ट्रैफिक ब्लॉक में ही हो सकता है, अंडर द पर्सनल सुपरविजन ऑफ जेई और SSC पीवे, यानी डी स्ट्रेसिंग का काम करना है तो मिनिमम सुपरविजन लेवल इज जेई पीवे, तो जेई या SSC पीवे के सुपरविजन में ये काम होगा। अब अगली बात आती है डी स्ट्रेसिंग करने के लिए टेम्परेचर क्या चाहिए, व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड। डी स्ट्रेसिंग शैल बी डन व्हेन रेल टेम्परेचर फॉल्स बिटवीन द रेंज प्रोवाइडेड फॉर TD की रेंज हम जानते हैं, जोन 1, 2 एंड 3 के लिए TM टू TM+5, यानी मीन रेल टेम्परेचर TM, तो TM टू TM+5 जोन 1, 2, 3 के लिए, और जोन 4 के लिए है TM+5 टू TM+10। तो अगर उस रेंज के अंदर TD रहेगा तब डी स्ट्रेसिंग हम कर सकते हैं। अगर उस रेंज में TD आपको मिल रहा है तो मैनुअल डी स्ट्रेसिंग सकते हैं। कब? अगर आपको TD के रेंज में टेम्परेचर मिल रहा है, कहां पर? ऑब्टेन्ड इन द फील्ड। लेकिन अगर आपको ऐसी सिचुएशन नहीं है, आपको फील्ड में नहीं मिल रही है, तो क्या कहता है मैनुअल, de-stressing can be done at a little lower temperature than the targeted stress-free temperature T0 with the use of rail tensor। अगर आपको फील्ड में TD पर ब्लॉक नहीं मिल पा रहा है, यानी जब हमारा de-stressing टेम्परेचर आ रहा है TD, उस वक्त हमें ब्लॉक नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में मैनुअल क्या कहता है, de-stressing can be done at a little lower temperature, यानी कि स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर जो है उससे थोड़े से कम टेम्परेचर पर हम लोग डी स्ट्रेसिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यूज ऑफ रेल टेंसर, ये रेल टेंसर यूज करना है। तो सवाल उठता है कि व्हेन टू यूज रेल टेंसर, जो हमारा हेडिंग यहाँ आप देख रहे हैं, व्हेन टू यूज रेल टेंसर, व्हेन माय टारगेटेड स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर है उससे अगर मेरा प्रिवेलिंग रेल टेम्परेचर कम होगा, स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर जो हमारे रेल का होगा उससे अगर कम टेम्परेचर होगा तो हम रेल टेंसर को यूज कर सकते हैं। स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर से ज्यादा होने पर रेल टेंसर यूज नहीं किया जाता। अब उसके बाद मैनुअल की परिभाषा है रेल टेंसर की, क्या ये देख लेते हैं। रेल टेंसर किसको कहते हैं, इट इज अ हाइड्रोलिक और मैकेनिकल डिवाइस, यानी इसके ऑपरेशन का तरीका चाहे वह तो हाइड्रोलिक हो गया मैकेनिकल हो गया, यूज्ड फॉर स्ट्रेचिंग द रेल फिजिकली, रेल को पुल करने के लिए, रेल को स्ट्रेच करने के लिए एक डिवाइस है, उसे कहा जाता है रेल टेंसर। आगे बढ़ेंगे हम लोग जरा। अभी देखिए, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था कि जब हमको रेल टेंसर यूज करना है तो वहां पर हमारा प्रिवेलिंग रेल टेम्परेचर, जिसको हम TP कहते हैं, TP इज नथिंग बट प्रिवेलिंग टेम्परेचर, दिस शुड ऑलवेज बी लेस देन T0, T0 से कम होना चाहिए TP, यानी कि जो भी स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर रहेगा तभी ही रेल टेंसर को यूज किया जा सकता है, क्योंकि नाम ही इसका रेल टेंसर है। यानी कि TP जब आपका प्रिवेलिंग टेम्परेचर स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर से कम रहेगा तो रेल थोड़े से कंप्रेस्ड पोजीशन में रहेगी, उसको पुल करना पड़ेगा हमको, और अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो ऑलरेडी वो एक्सपांडेड फॉर्म में रहेगी तो उसको हम यूज नहीं करते। रेल का कंप्रेसर तो है नहीं है, ये है रेल टेंसर, इस वजह से TP शुड ऑलवेज बी लेस देन T0। ठीक है, फिर मैनुअल के हिसाब से डी स्ट्रेसिंग टेम्परेचर की जो डेफिनेशन है वो आप देख लें यहाँ पे, अभी मैंने डिस्कस किया था थोड़ा टाइम पहले। द एवरेज रेल टेम्परेचर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फास्टिंग द रेल टू द स्लीपर आफ्टर डी स्ट्रेसिंग विदाउट द यूज ऑफ रेल टेंसर। डी स्ट्रेसिंग टेम्परेचर TD की परिभाषा वो बता रहा है, what is it? It is the average rail temperature during the period of fastening the rails to the sleepers after de-stressing LWR CWR without the use of rail tensor। Without rail tensor use करने के टाइम पे fastening of the fittings to the sleep rail of sleeper, फास्टनिंग जो ज्वाइन करते हैं उसका जो एवरेज टेम्परेचर है डी-स्ट्रेसिंग के बाद उसे कहा जाता है डी-स्ट्रेसिंग टेम्परेचर TD। फिर आगे कहता है इफ रेल टेंसर इज यूज्ड, अगर रेल टेंसर यूज करते हैं
TD for all practical purposes is equal to T0. अगर रेल टेंसर यूज करते तो TD की जगह हम क्या लेंगे, T0. ठीक है, तो रेंज ऑफ TD और T0 shall be as follows. क्या, जो अभी हमने डिस्कस किया, टेम्परेचर जोन 1 to 3 है, तो कोई भी रेल सेक्शन हो तो उसके लिए क्या लिखा है, TM to TM plus 5 डिग्री सेल्सियस. एंड जोन 4 के लिए कहा है 52 kg per meter and heavier अगर रेल है तो TM plus 5 to TM plus 10 डिग्री सेल्सियस. ये हो गया. नेक्स्ट इसी तरीके से हम जो TP की बात कर रहे हैं, व्हाट इज TP, यहाँ पे हमने TP देखा, T0 आपने देख लिया, T0 और TD सेम ही था. ठीक है, अभी प्रिवेलिंग टेम्परेचर TP क्या है, द रेल टेम्परेचर प्रिवेलिंग एट द टाइम व्हेन एनी ऑपरेशन कनेक्टेड विद LWR सच एज डीस्ट्रेसिंग इज कैरिड आउट. जिस वक्त हम LWR में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उस टाइम पे जो टेम्परेचर है दैट इज नथिंग बट TP यानी कि प्रिवेलिंग रेल टेम्परेचर. व्हाट इज T0? इट इज the temperature of rail in LWR at which the rail is free of thermal stresses. यानी कि LWR में रेल का वो तापमान जिस पर रेल किसी भी थर्मल स्ट्रेसेस से कंप्लीटली फ्री है, उसके अंदर किसी भी टाइप का स्ट्रेस नहीं है, इसीलिए उसको स्ट्रेस फ्री रेल टेम्परेचर भी कहा जाता है. ठीक है, तो ये हो गया. अब रेल टेंसर द्वारा किस तरीके से डिस्ट्रेसिंग करेंगे, प्रोसीजर क्या है, उसके क्या सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन हम लोग देखेंगे. मैनुअल क्या कहता है उसको हम देखेंगे. तो मैनुअल का पैरा नंबर 31 मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, पैरा नंबर 341 में ये दिया हुआ है. क्या लिखा है, द LWR इफ लॉन्गर देन मैनेजेबल लेंथ. अगर LWR, क्योंकि LWR तो काफी बड़ा बड़ा भी होता है, तो इसलिए कहा जा रहा है इफ लॉन्गर देन मैनेजेबल लेंथ दैट कैन बी डिस्ट्रेस्ड एट अ टाइम, देन the LWR shall be distressed in parts by tackling manageable length. यानी कि अगर LWR काफी आपका बड़ा है, एक बार में आप उसको नहीं ले सकते हैं, तो उसको अगर मैनेजेबल लेंथ से ज्यादा है तो आप उसको क्या करेंगे, मैनुअल क्या कह रहा है, इसको पार्ट बाय पार्ट, टुकड़े टुकड़े में 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में डिस्ट्रेस किया जा सकता है. क्या फैक्टर्स है जिसके ऊपर डिसाइड किया जाएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लॉक, आपको ब्लॉक कितना मिलता है एक बार में, लेबर आपके पास कितना है, एट द सेम टाइम कैपेसिटी ऑफ द रेल टेंसर अवेलेबल, जो हमारे पास रेल टेंसर कितना पुल कर सकता है, कितना तक रेलों को खींच सकता है, तो क्या टनेज है उसकी, इसके ऊपर, इन फैक्टर्स के आधार पर मैनेजेबल लेंथ को डिसाइड किया जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं. रिमूव इम्पेडिमेंट्स टू फ्री. इम्पेडिमेंट्स यानी कि ट्रैक में जो कोई भी फिटिंग लगी है, गार्ड रेल लगी हुई है, चेक रेल लगी हुई है, रेल एंकर लगी हुई है, तो जो भी चीजें जो रेलों को, जब डिस्ट्रेसिंग करें तो रेलों को फ्री करना है, तो उसके साथ जो कुछ भी कनेक्टर्स लगे रहेंगे रेलों में, उन सारी की सारी चीजों को निकालना होगा ताकि रेल हमारी डिस्ट्रेसिंग के टाइम पे कंप्लीटली फ्री हो सके. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. फिर बाद में क्या कहता है, ड्यूरिंग द ट्रैफिक ब्लॉक. उसके बाद अब क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रैफिक ब्लॉक लेना पड़ेगा. सबसे पहला जो ट्रैफिक ब्लॉक लेंगे, देखिए यहाँ मैं नीचे हाईलाइट कर रहा हूँ ये पूरा रेड में. ठीक है, ये डायग्राम को आप देखते रहें जब हम डिस्कस करेंगे तो. ठीक है, क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ट्रैफिक ब्लॉक क्रिएट अ गैप ऑफ 1 मीटर एट लोकेशन बी. आप ये डायग्राम में देखें कि बीच में ये आपका देखो ये काफी बड़ा LWR है, तो LWR का कुछ हिस्सा इन्होंने लिया है जिसको मैनेजेबल लेंथ का है. इसको मैं एक बार समझाने के लिए हाईलाइट कर देता हूँ. यहाँ से यहाँ तक इन्होंने एक मैनेजेबल लेंथ लिया हुआ है. तो उसके लिए क्या कह रहा है, उसके लिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो भी होगा उसमें बीच में एक लोकेशन बी यानी कोई बीच का हिस्सा होगा, वहां पर हम क्या करेंगे, 1 मीटर का गैप क्रिएट करेंगे. 1 मीटर गैप क्रिएटेड एंड टेम्पररीली क्लोज. यानी कि यहाँ पे रेलों को काटा जाएगा 1 मीटर का टुकड़ा और उसको फिर बाद में जोड़ दिया जाएगा. गैप ऑफ 1 मीटर एट लोकेशन बी दैट इज सेंटर ऑफ द फर्स्ट सेगमेंट. जो भी आप सेगमेंट ले रहे हो उसके बीच में क्या किया जाएगा, 1 मीटर का टुकड़ा काटा जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेमिंग के लिए बोल रहे हैं. मार्क द एंकर लेंथ, मार्क द एंकर लेंथ A1 A2 and C1 C2 each equal to LA. What is LA? LA is nothing but anchor length at either end, यानी दोनों एंड में of the A2 C2 to be distress. यहाँ देखो डिस्ट्रेसिंग हम कहाँ से कहाँ तक करने वाले, A2 से लेके
C2 तक। इसके अंदर C2 अगले डायग्राम में मैं आपको दिखा दूंगा, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, A B C यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो A2 C2 आपको आगे मिलेगा, नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एंकर लेंथ मार्क करने के लिए, व्हाट इज मीन बाय एंकर लेंथ, पहले ये समझना पड़ेगा। एंकरिंग के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक डायग्राम बना के एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपको जरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ व्हाट इज मीन बाय एंकर लेंथ। एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ व्हाट इज मीन बाय एंकर लेंथ, एंकर लेंथ की क्या जरूरत होती है। तो यहाँ एक डायग्राम मैंने बनाया, सपोज ये कोई वॉल है, सपोज ये कोई वॉल है और यहाँ से एक स्ट्रिंग है, कोई रस्सी है, कोई वायर है, इसको मुझे पुल करके स्ट्रेच करना है, इसको स्ट्रेच करना है। तो उसके लिए मुझे इस वायर को अंदर कुछ एम्बेड करना पड़ेगा, कुछ हिस्सा इसका जो होगा इसे अंदर इंसर्ट करके रखना पड़ेगा, सो दैट वो जो एंकर लेंथ जो होगा अगर वो सफिशिएंट होगा, दिस वायर विल बी एबल टू पुल इट, इसको हम खींच पाएंगे। लेकिन अगर ये लेंथ अगर कम होगी तो देयर आर चांसेस कि जो वायर जो है वॉल में से निकल के बाहर आ जाए। तो मिनिमम लेंथ जो अंदर तक एम्बेडेड है, जो आपको वायर को स्ट्रेच करने में मिनिमम लेंथ जो अंदर इंसर्ट करके रखा जाए, जो वायर को आसानी से स्ट्रेच करने में हमें सहायता करे, उसे हम कहते हैं एंकर लेंथ। अब हमारे ट्रैक में देखें, हमारे ट्रैक में देखो एंकर लेंथ की कहाँ पे क्या बात हो रही है। अब ट्रैक का ये जो हिस्सा है, ये यहाँ पे मार्क किया एंकर लेंथ, इसी तरीके से यहाँ पर मार्क किया एंकर लेंथ। यहाँ लॉजिक क्या है, ये जो बीच का जो पोर्शन आप आगे डायग्राम में देखेंगे, इस पोर्शन में रेल टेंसर लगाया जाएगा। जब रेल टेंसर लगाया जाएगा तो क्या किया जाएगा, रेलों को खींचा जाएगा। ये जो पूरे हिस्से की जो रेल होगी, इसको रेल टेंसर क्या करेगा, यहाँ से पुल करेगा और यहाँ से पुल करेगा। जब ये इस तरीके से पुल करेगा रेलों को, तो उस वक्त क्या होगा, कोई हिस्सा हमारा ट्रैक का इंटैक्ट चाहिए, ताकि जो उसको रिएक्शन दे सके, वो जो हिस्सा है ट्रैक का जहाँ पे कोई टाइप की फिटिंग, क्योंकि नॉर्मली हम जब डिस्टेंसिंग करते हैं तो हमको चाबियां गिरानी पड़ती है, रेलों को फ्री करना पड़ता है। तो ट्रैक का वो हिस्सा जिधर से चाबी हमको नहीं निकालना है, इनफैक्ट वो पोर्शन परफेक्टली इंटैक्ट होना चाहिए, ताकि आपके आगे के हिस्से की जो रेलें खींची जा सके जो फ्री हैं, तो वो पोर्शन को कहा जाता है एंकर लेंथ। मैंने आपको एकदम सिंपल तरीके से आपको एग्जांपल के साथ भी इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अब आगे पढ़ लेते हैं। अब एंकर लेंथ के लिए कैलकुलेशन है, एंकर लेंथ के लिए कैलकुलेशन है। तो पहले क्या कह रहा है, द एंकर लेंथ शुड बी डिटरमाइंड on the basis of the lowest value of TP at which the de-stressing is likely to be carried out। तो एंकर लेंथ का यहाँ पे फॉर्मूला देखिए मैनुअल में, यहाँ पे डेफिनेशन के साथ एंकर लेंथ की डेफिनेशन क्या है, द लेंथ ऑफ ट्रैक रिक्वायर्ड टू resist the pull exerted on rail by the rail tensor at temperature TP। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, length of track required to resist the pull exerted on rail by the rail tensor at temperature TP. So for all practical purposes, it is taken as equal to 2.5 meter per degree Celsius of TP। यानी कि एंकर लेंथ का अगर हम अगर उसको फॉर्मूला को लिखने की कोशिश करें तो उसको कैसा लिखेंगे हम लोग, it should be anchor length LA will be equal to 2.5 T naught माइनस TP, ये उसका फॉर्मूला है। तो इसमें अब ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो जो चीज उस पर ध्यान दीजिए। आप एंकर लेंथ लेने के टाइम मैनुअल क्या कर रहा है, द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ TP, जिस वक्त आप डिस्टेंसिंग करेंगे उस वक्त जो सबसे लोवेस्ट TP होगा उसको कैलकुलेट करके आपको एंकर लेंथ निकालना होगा। क्यों निकालना होगा, यानी कि जिस टाइम आप जब काम शुरू करते हो तो जिस टाइम टेम्परेचर सबसे कम रहेगा, जब आप काम करने वाले हो उस टाइम जो लोवेस्ट टेम्परेचर रहेगा उस टाइम पे लेना पड़ेगा। इसका सिंपल लॉजिक आप यहाँ पे देखो मैथमेटिकली कोरिलेट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, 2.5 T नॉट माइनस TP। तो TP जितना छोटा होगा LA का वैल्यू उतना बड़ा होगा। TP जितनी छोटी होगी, प्रिवेलिंग टेम्परेचर जितना कम होगा, एंकरिंग लेंथ ज्यादा होगी। तो एंकर लेंथ अगर ज्यादा है तो चलेगा, एंकर लेंथ कम होना नहीं चाहिए। अब तो मैनुअल ने आपको ब्रॉड गेज के लिए फॉर्मूला दे दिया, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे नोट में एक चीज और लिखा है दोस्तों, इसके ऊपर भी ध्यान देने की चीज है। क्या लिखा है, मैं जरा एक बार रीड आउट कर देता हूँ। एंकर लेंथ shall be increased suitably
बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ फास्टनिंग्स, रबर पैड्स, लाइनर्स और बलास्ट। ये तो आइडियल ट्रैक का जो सेक्शन है उसके हिसाब से फॉर्मूला दे दिया है आपको एलए का 2.5 टी नॉट माइनस टीपी मैनुअल ने। लेकिन फिर मैनुअल रिमार्क में ये भी कहता है कि जो एंकर लेंथ ये जो फॉर्मूले से आएगी इसको बढ़ाया जा सकता है आपकी ट्रैक की फिटिंग्स की कंडीशंस के ऊपर, रबर पैड, लाइनर, बलास्ट प्रोफाइल कितना है। तो ये अगर कमजोरी है अगर आपके ट्रैक में, तो ये जो फॉर्मूला से जो भी एंकर लेंथ आएगी इससे ज्यादा एंकर लेंथ दे देना है हमें, इससे कम नहीं रख सकते, इससे बढ़ा देना है अकॉर्डिंगली सुटेबली। ठीक है, हो गया ये चीज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे वो क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 5 हम लोग पढ़ लेते हैं, ये वाला। इरेक्ट मार्कर पिलर्स W0, W1, etc. on each of the length A to B and C to B. ट्रांसफर मार्क्स W0 onto the rail foot। इसको पहले मैं आपको यहाँ पे नीचे की नोट भी पढ़ देता हूँ साथ साथ में, तो आपको क्लियर होते चला जाएगा एक साथ में। नीचे क्या नोट लिखा है, distances W0, W1, W2 shall be marked at about 100 meter interval. The distance from the previous pillar and the last pillar WB may be less than, जो आपका यहाँ पे लास्ट में आएगा ये इसकी वैल्यू कम हो सकती है। तो पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता कि यह क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए अभी मैनुअल का अगर आप हाथ में आपने साथ में रखे पढ़ रहे होंगे तो देखिए पॉइंट नंबर 5 मैनुअल में क्या है, इरेक्ट मार्कर पिलर W0, W1, W2 etc. on each of the length A to B। A to B की जब बात करेंगे तो A to B ये हो गया, दूसरा C to B, A to B and C to B। तो क्या कह रहा है, इरेक्ट मार्कर पिलर। मार्कर पिलर ये जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं ग्रीन कलर के, ये मार्कर पिलर्स है। W0 के 2 मार्कर पिलर हो गए, क्योंकि हमारे अभी मैं डबल लाइन में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो दोनों तरफ, जैसे हम लोग एसईजे वगैरह के लिए रेफरेंस डोरी बांधने के लिए यूज करते हैं, दोनों तरफ लगाते हैं रेफरेंस पेग्स, वैसे ही ये मार्कर पिलर है यहाँ पे। तो मार्कर पिलर W0, W1, W2, W3 जैसे A to B में, वैसे ही C to B में भी होगा, W0, W1, W2, W3। फिर मैनुअल क्या कहता है इसके लिए, क्या कह रहा है, इसको नोट लिखा है नीचे कि डिस्टेंस W0, W1, W2 etc. shall be marked at 100 मीटर इंटरवल, यानी कि ये 100 मीटर, मतलब W0, W1 100 मीटर, W1, W2 100 मीटर, इस तरीके से। फिर वो कह रहा आगे वाला लास्ट वाला पिलर में बी लेस देन 100 मीटर, जिसको लास्ट वाला जो हमारा पिलर होगा इट मे बी लेस देन 100 मीटर, ये 100 मीटर से कम हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू इसकी लिखी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, when TP is less than the desired TO, यानी कि TP जब आपका लेस देन स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर T0 है, उस वक्त क्या करना है, उस वक्त मैनुअल कहता है डिस्ट्रेसिंग शैल बी कैरिड आउट, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रेसिंग शैल बी कैरिड आउट, यानी कि जैसे मैनुअल डिस्ट्रेसिंग के टाइम पे हम क्या करते थे, सारी की सारी चाबियां गिरा देते थे ट्रैक की और रेलों को फ्री करते थे। तो उस वक्त जब आपका टेम्परेचर टीपी T0 से कम होगा, उस वक्त A to B और C to B ये पोर्शन की चाबियां आपको गिरानी है। बिल्कुल नॉर्मल डिस्ट्रेसिंग जो होता है विदाउट रेल टेंसर वैसा ही होगा, एंड से लेके सेंटर की तरफ सारी की सारी चाबियां हमको गिरानी होगी। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में हम क्या करेंगे, सारी चाबियां हमने एंड से निकालना शुरू कर दी, उसके बाद में हम जो है उसको वापस से रेलों को जो फ्री कर दिया हम लोगों ने, फिर उसके बाद हम इसको रोलर्स पे ले लेंगे। द रेल शैल बी लिफ्टेड एंड प्लेस्ड ऑन रोलर्स। कैसा, एट एवरी 15 स्लीपर, हर 15वें स्लीपर पे हमको रेलों को रोलर के ऊपर लाना होगा, जो है आपके जो है रेल सीट पे से उठाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रेल के अंदर जो है जो कोई भी स्ट्रेसेस वगैरह होंगे, लॉग्ड इन स्ट्रेसेस, उसको निकालना है। तो ये क्योंकि हमारी रेल हर स्लीपर पे रेस्ट करती है तो वहां पे स्ट्रेसेस लॉग इन होने के चांसेस होते हैं। हम क्या करेंगे, हर 15वें स्लीपर पर रोलर लगाएंगे। स्ट्रेट ट्रैक है तो एवरी 15 स्लीपर पे हमको रेल के फुट के नीचे रोलर लगाना है। ठीक है, और अगर कर्व ट्रैक है तो साइड रोलर्स भी आपको लगाने पड़ेंगे, साइड रोलर्स भी आपको कर्व ट्रैक में लगाने पड़ेंगे। उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, n इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्व इनटू नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ अपॉन 50 इनटू T0 माइनस TP। ये जरा मैं फॉर्मूला स्क्रीन पे लिख देता हूं। अब देखिए
प्लेन ट्रैक में तो कह दिया कि हर 15वें स्लीपर पे जो है हमको रोलर्स देने हैं, रेल को उठाना है, रोलर्स के ऊपर रखना है, रेल फुट के हर 15वें स्लीपर पे हमको रखना है प्लेन ट्रैक में, ये तो ठीक है। लेकिन अगर कर्व ट्रैक है तो उसके लिए IRPW में एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि कितनेवें स्लीपर पे इनर रेल में रोलर कहाँ रखा जाएगा, इनर साइड में, इनसाइड ऑफ कर्व, सॉरी इनसाइड ऑफ कर्व में कहाँ पे रखा जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है R. What is R? R is radius of curve. जो वो गोलाई होगी, वो जो कर्व होगा उसकी रेडियस इनटू नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ, एक रेल लेंथ में कितनी स्लीपर आ रही है, डिवाइड बाय 50 इंटू T0 माइनस TP। यहाँ से जो आपको वैल्यू मिलेगी उतने स्लीपर पे आपका कर्व ट्रैक में इनर रोलर लगेगा। तो यहाँ पे मैं कर्व ट्रैक के लिए एक छोटा सा एग्जांपल के लिए सिर्फ समझाने के लिए हम यहाँ पे बना लेते हैं, एक मिनट। सपोज ये हमारा कर्व ट्रैक है, तो इनर एज पे जैसे ही आपको जो n की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, फॉर एग्जांपल मान के चलो अगर यहाँ पे n की वैल्यू मुझे मिली 20 मीटर्स, सपोज 20 मिली, 20 अगर वैल्यू आई, इसकी नंबर है ना तो 20, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो है रोलर यहाँ लगा तो अगला रोलर 20वें स्लीपर पे लगेगा, इनर कर्व में कहाँ लगेगा, इनर एज में 20वें स्लीपर पे। यानी कि यहाँ से अगर स्लीपर नंबर 1 है तो स्लीपर नंबर 20 होगा ये। फिर इसी में और आगे बढ़ते चले जाएंगे, सपोज यहाँ पे फिर अगला कहाँ पे आएगा, फिर वो 40 पे आएगा, इस तरीके से होगा। फिर इसके बाद मैनुअल क्या कहता है कि जितने इनर कर्व के इनर एज में जितने रोलर लगाएंगे उसके 1/3 में आपको आउटर में लगाना है, यानी कि हर तीसरे पे एक बाहर तरफ आपको एक रोलर लगाना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से मैनुअल कह रहा है कि रोलर्स लगाएंगे स्ट्रेट ट्रैक में 15वें स्लीपर पे, और कर्व है तो वो कर्वेचर के ऊपर n की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी, ये जो वैल्यू n की मैंने आपको बताया इस तरीके से वो वैल्यू मिलेगी। अब देखिए, अब हमने ब्लॉक ले लिया है, ब्लॉक तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, पूरी चाबियां वगैरह हमने गिरा दी है, रोलर वगैरह लगा दिया। अब यहाँ पे रेल टेंसर बीच का जो पोर्शन है यहाँ पे आपका रेल टेंसर फिक्स किया जाएगा, ठीक है, बी। और उसके बाद में क्या किया जाएगा, देखिए अब यहाँ पे रेल टेंसर का काम है कि रेल को पुल करना, रेल टेंसर का काम ही है रेल को पुल करना, तो उसको काम ऐसा इस तरीके से पुलिंग का काम है उसका, बराबर। तो अब इसको पुल करना है तो पहले क्या कह रहा है, ये मार्कर पिलर मैंने आपको जो बताया था ना, जरा इसके बारे में मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो मार्कर पिलर लगाने के बाद W0, W1, W2 जो आप देख रहे थे इस तरीके से हमने लगाया, तो सबसे पहले मार्किंग हमको शुरुआत में रेल टेंसर को टेंशन देने से पहले हमको क्या करना है, सिर्फ एक पॉइंट पे, कौन सा W0 वाला है ना जो पैच यहाँ पे अगर दोनों तरफ बताओ तो चार जगह बनाना पड़ेगा। एनीवेज हम क्या करेंगे, ये जो मार्किंग होगी हमको रेल फुट के ऊपर मार्क कर देनी होगी, इसे हमने मार्क कर देना है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये रेल टेंसर है इसको थोड़ा सा पुल, नॉमिनल पुल लगा के रेलों को खींचा जाएगा और वो टेंशन फिर रिलीज कर दिया जाएगा। अब जब इसको टेंशन को रिलीज किया जाएगा तो रेल जो है नई पोजीशन ले लेगी, वो जो न्यू पोजीशन होगी से उसका नाम है Y0। तो इसको मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ Y0, इसको मैं लिख देता हूँ Y0, ठीक है, Y0। इसी तरीके से दूसरी तरफ पर भी इसी तरीके से होगा, जो पीछे जो मूवमेंट होगा उसका नाम सपोज है, उसका नाम है Y0। ये जो Y0 क्या है, पहले इसको समझते हैं कि व्हाट इज मीन बाय Y0, ये Y0 है क्या। हमने रेल के फुट पे मार्किंग की थी, अब हमने क्या किया, रेल को खींचा। रेल को जब हमने खींचा तो इसके अंदर जो भी इसके अंदर कहीं गांठ वगैरह होगी, किंग्स वगैरह होगी ट्रैक के अंदर, तो उसको हमने जब पुल करके स्ट्रेच किया तो उसके अंदर जो भी किंग्स निकल गए, तो ये जो मार्किंग जो थी ये इसने अपनी नई पोजीशन ले ली, वो कहलाएगा Y0। वो जो Y0 है उसके बेसिस पे हमको आगे कैलकुलेशन करना है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैलकुलेशन, जरा मैं आपको बता देता हूँ कि कैलकुलेशन क्या है, वो बहुत आसान कैलकुलेशन है। देखिए अभी फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ मैं कि हमने क्या किया, सबसे पहले मार्कर पिलर लगाने के बाद में
हमने W नॉट पे जो है फुट पे मार्किंग कर दिया था, रेल फुट पे मार्किंग W नॉट पे पहले किया था और कहीं किया नहीं था। उसके बाद में हमने क्या किया, रेल टेंसर को थोड़ा सा पुल अप्लाई किया, टेंशन दिया, उसके अंदर टेंशन रिलीज किया, तो इसने न्यू पोजीशन ले लिया, दैट इज नथिंग बट वाई नॉट या y0 जो भी कहो एक ही चीज है, वहां पे इसने न्यू पोजीशन ले लिया। जब इसने न्यू पोजीशन ले लिया दोस्तों, तो इसी वक्त हमको एक काम अब क्या करना है, अब जो बाकी जो मार्कर पिलर पे जो मार्किंग है वहां पर भी हमको मार्किंग करना है, उसको मैं न्यू कलर से मार्क कर रहा हूँ, ब्लू से कर रहा हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, रेल फुट पे अब ट्रांसफर कर देंगे, जो डोरी पे मार्किंग थी अब जो है ये मार्किंग जो है आप क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पेंट की सहायता से ये मार्किंग आप कर देंगे। अब आपने ये मार्किंग कर देने के बाद में अब कैलकुलेशन है नीचे का, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मैंने ये रेल फुट पे मार्किंग कर दी, जो भी इसकी पोजीशन आ रही थी। अब यहाँ पे क्या है, ये जो पोर्शन है W नॉट टू W1 कितना मूवमेंट करना है, रेल टेंसर को कितना पुल अप्लाई करना, उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला है, मूवमेंट एट W1 इक्वल्स टू y नॉट जो हमको मिल गया वो प्लस इलोंगेशन ऑफ लेंथ W1 के बीच में कितना इलोंगेशन होना है, वो यह होगा आपका मूवमेंट एट W1 पे कितना मूवमेंट करना है। तो ये हो गया y नॉट प्लस एल अल्फा टी नॉट माइनस टीपी। वाई नॉट तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, एल अल्फा टी नॉट माइनस टीपी, ये फॉर्मूला से आपको इलोंगेशन मिलेगा। तो इसमें एल क्या है, हमने मार्कर पिलर कितने दूरी पे लगाया था, 100 मीटर पे लगाया था, तो एल की वैल्यू 100 हो गई। अल्फा की वैल्यू स्टील के लिए फिक्स है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 1.152 into 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, तो अल्फा हो गया। टी नॉट माइनस टीपी स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर माइनस प्रिवेलिंग टेम्परेचर हमको पता ही है, तो यहाँ से हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जो दूसरा पोर्शन है W2 पे कितना मूवमेंट होना है, इसके लिए क्या है, जो पहले मूवमेंट एट W1 हुआ वो उसी में एल अल्फा टी नॉट माइनस टीपी, तो W1 W2 का मूवमेंट इसी तरीके से W2 W3 जैसे जैसे जितना भी लंबा पैच रहेगा अकॉर्डिंगली हमको करना है। हाँ, एक चीज का ध्यान ये देना है कि जब आप रेल टेंसर के पास वाले हिस्से में होंगे, उस वक्त जितना डिस्टेंस होगा रेल टेंसर से वो डिस्टेंस आपको एल लेना। आमतौर पे हर जगह 100 मीटर पे हमने लगाया था, तो एल की वैल्यू हम 100 ले रहे थे, लेकिन जब लास्ट वाला आएगा तो उस वक्त एल की वैल्यू जितनी भी वहां पे एक्चुअल में मिलेगी, 100 मीटर से जितनी भी कम होगी, 100 मीटर से ज्यादा है कम है जो कुछ भी है, वो जो है आमतौर पे 100 से कम होती है बचती है, तो वो पोर्शन में आपको वो एल की वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोगों को कुछ फिक्सियस वैल्यू लेके एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, यहाँ पे हमने आपको समझाने के लिए कुछ कुछ कैलकुलेशन किया हुआ है, कुछ अजम्पशन, कुछ अज्यूम्ड वैल्यूज के साथ में। क्या क्या अजम्पशन किया है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है कि मान के चलो y नॉट की वैल्यू, जो ये जो हमारा ट्रैक में इनिशियल फोर्स अप्लाई करके उसको रिलीज किया था, तो y नॉट की वैल्यू हमें मिली, सपोज इट इज 7 mm, 7 mm मुझे मिली। ठीक है, तो मूवमेंट एट W1 पे कितना मूवमेंट होना है, वो क्या होगा, वो होगा आपका y नॉट, जो y नॉट जो आपकी रेल पीछे सर की, वो प्लस इलोंगेशन ऑफ लेंथ W नॉट W1 में कितना इलोंगेशन हुआ, कितना इलोंगेशन है, वो आपको टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, एल अल्फा टी नॉट माइनस टीपी, तो इलोंगेशन आपको यहाँ से मिल जाता है एल अल्फा टी नॉट माइनस टीपी, ये फॉर्मूला है। अब इसको मैं आप देख लेता हूँ, एल क्या है जिसके अंदर W0 से W1 का डिस्टेंस, तो एल की वैल्यू क्या है 100 मीटर। ठीक है, दूसरा अल्फा यहाँ पे आपको दिखाया ये मैंने ऑलरेडी 1.152 into 10⁻⁵, ये तो आपको सामने स्क्रीन पर है। और तीसरा है इसके बाद में क्या, तीसरा इसके बाद में यहाँ पे आपका टी नॉट माइनस टीपी, तो टी नॉट की वैल्यू मैंने यहाँ पे 45 अज्यूम की है, टीपी की वैल्यू 35 अज्यूम की है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन के लिए ऑब्वियस वैल्यूज ले लिया मैंने, तो 45 माइनस टीपी, तो वैल्यू हमने डाल दिया। y नॉट हमने मान के चला था 7 mm, एल की वैल्यू डिस्टेंस यहाँ पे 100 मीटर, तो 100 हो गया, और ये क्योंकि मीटर में है और हमको जो मिलेगा mm में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मीटर को mm में कर दे, तो ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हो गया आपका। 1000 जो है आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे लिखी है 1.152 into 10⁻⁵, वही मैंने यहाँ अल्फा लिख दिया, वो वैल्यू आप ले लेंगे इनटू टी नॉट माइनस टीपी, तो टी नॉट 45, टीपी 35,
तो ये कैलकुलेशन करने पर आता है दोस्तों इसका आंसर 18.52 mm। तो ये W0 टू W1 में मूवमेंट कितना होगा 18.52 mm। कैलकुलेशन सारे एक साथ कर लेना है और जो है रेल टेंसर जब चलाएंगे तो उस वक्त जो है ये वैल्यूज को यूज करना है। तो W2 का मूवमेंट हमने उसी टाइम पे ले लिया, तो W2 का मूवमेंट क्या कहता है, जितना W1 में मूवमेंट होगा वो प्लस W1 W2 का जो इलोंगेशन है वो। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि हमारा L अल्फा T नॉट माइनस TP मूवमेंट एट W1 18.52 लिख दिया, और L अल्फा T नॉट माइनस TP में कोई फर्क नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज का बिल्कुल ध्यान देना है, ये जो प्रिवेलिंग टेम्परेचर TP ये जो है नॉमिनली थोड़ा हो सकता है कि इंक्रीज हो जाए। मैनुअल क्या कहता है कि ये टीपी की वैल्यू को बार बार चेंज नहीं करना, एक ही टीपी को लेके पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना है। हाँ, अगर ऐसा है कि टेम्परेचर राइज हो जा रहा है तो अकॉर्डिंगली उतना जो फोर्स होगा आपको रेल टेंसर में इंक्रीज करना, लेकिन कैलकुलेशन में कोई भी टीपी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। तो ये हमको मिल गया, सपोज ये आ गया 37.04, 18.52 प्लस 18.52। इसी तरह अगर W3 होता तो मूवमेंट एट W2 प्लस L अल्फा T। इसी तरीके से जो लास्ट का पार्ट रहेगा तो वहां पे L की वैल्यू जो चेंज होगी अकॉर्डिंगली आपको वैल्यू मिलेगी। अब इसको करना क्या है, अब ये तो कैलकुलेशन तो कर लिया, अब इसको करना क्या है इसको भी जरा सोचना पड़ेगा कि भाई करना क्या है हमें। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, हम लोग कैसा फील्ड में कैसा काम करेंगे। हम जो है यहाँ पे जो भी वैल्यू मुझे मिली, सपोज यहाँ पे जो 18.52 मिली, तो मैं क्या करूंगा, रेल पे W0 के पहले उतना हिस्सा जो है, जैसे यहाँ पे आया आपको आंसर 18.52 आया ना, तो 18.52 पीछे यहाँ पे मैं एक रेल फुट पे मार्किंग कर दूंगा। इसी तरीके से W2 पे जो मूवमेंट आया यहाँ पर भी रेल फुट पे कुछ मार्किंग कर दूंगा। इसी तरीके से सारे के सारे, सब तरफ नहीं बता रहा मैं आपको, थोड़े थोड़े जगह पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हम क्या करेंगे, रिवर्स में ये जो मार्किंग होगी ये कर देंगे, पीछे की तरफ इतनी मार्किंग कर देंगे। अब लॉजिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने पेंट मार्क कर दिया रेल फुट पे, उतना दूरी पे टेप से माप के mm में जो भी आंसर आया। अब आप जब रेल टेंसर का फोर्स अप्लाई करेंगे तो रेल टेंसर क्या करेगा, रेलों को खींचेगा। तो जिस स्टेज पे ये जो ऑरेंज वाली मार्किंग मेरी ब्लू वाली मार्किंग यानी कि मार्कर पिलर से मैच हो जाए, पेंट पे जो हमने मार्किंग किया था ना, जैसे यहाँ पे आया 18.52, यानी कि जब ये रेल 18.52 खिंच जाएगी उस वक्त रेल टेंसर को रोका जाएगा। फिर इस हिस्से की चाबियों को हम लगा देंगे, इस हिस्से की चाबी W0 W1 की चाबियों को हम लगा देंगे। एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे हैचिंग कर देता हूँ, यानी कि अगर सपोज ये जो पोर्शन है W0 W1 में 18.52 ये मार्किंग यहाँ तक आ गई तो यहाँ पे चाबियां लग जाएगी। तो ये जो पोर्शन है आपका डिस्ट्रेस हो चुका। इसी तरीके से जिस वक्त इसको खींचा जाएगा तो ये मार्किंग भी थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है, ये मार्किंग भी थोड़ी सी आगे बढ़ जाती है। तो फर्दर इसको तब तक टेंशन देते रहेंगे जब तक ये ऑरेंज मार्किंग ब्लू से कोइंसाइड नहीं हो जाती है। जब ये पैच भी आपका हो गया डिस्ट्रेस, इधर भी चाबी लगा दी जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों सारे के सारे हिस्से का हमको डिस्ट्रेसिंग करना है। ठीक है, तो ये जो है आपको थोड़ा सा समझने की चीज थी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद में आगे क्या करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये इसी तरीके से जो है तीसरा जो ब्लॉक है जो हमारे डायग्राम में दिख रहा है, इसी तरीके से जो तीसरा ब्लॉक का भी जो कैलकुलेशन होगा ये करेंगे। तो इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा जो मैनेजेबल लेंथ था A to B प्लस B to C, B C to A to B और C to B, ये पूरा का पूरा मेरा क्या हो गया, डिस्ट्रेस हो गया। ठीक है, देखिए अभी इस तरीके से धीरे धीरे करते करते हमने अभी जब देखा कि पूरा का पूरा पैच हमने डिस्ट्रेस कर दिया। A1 ये जो A to B जो पोर्शन था उसको डिस्ट्रेस कर दिया, इसी तरीके से C to B इसको भी डिस्ट्रेस कर दिया। अब इसके बाद में क्या करना है, मैनुअल क्या कहता है, फिर मैनुअल कहता है कि यहाँ पर अब आप ब्लॉक लेंगे, सॉरी अब यहाँ पे आप एक जो भी ये जो गैप बच गया यहाँ पे डिस्कस करने का, तब आपको रेल टेंसर निकाल देना है। यहाँ रेल टेंसर लगी हुई थी पहले, यहाँ रेल टेंसर लगी हुई थी, इसको निकाल देना है। निकाल के ये जो गैप बचेगा यहाँ पर जितना भी गैप बचेगा अकॉर्डिंगली रेल का टुकड़ा लगा के 1 मीटर का गैप था पहले, अब जो गैप बचा क्योंकि थोड़ा सा कम हो गया होगा स्ट्रेसिंग की वजह से, वहां पे आप यहाँ जो है क्लैंप लगा के, स्पेशल क्लैंप जो होती है वो क्लैंप लगा के ट्रैफिक को पास कर देंगे। तो वो यहाँ पे वो मेंशन कर रहा है, आफ्टर फास्टनिंग डाउन द लेंथ A to B and C to B is completed, make a paint mark near free end of one rail।
अब कोई भी एक रेल का एक एंड से लेके यहाँ पे अब आपको रेल बदली करनी पड़ेगी ना, यहाँ पे नई रेल डालनी पड़ेगी। तो एट अ डिस्टेंस ऑफ, एक रेल की मार्किंग फ्री एंड डिस्टेंस ऑफ x मीटर, यानी जो भी रेल की लंबाई प्लस 2 इंटू 25 माइनस 1, यानी क्या, वेल्डिंग की गैप, और ये 100 कट का है, ये मेजर करना है। और उसके बाद में क्या करना है, मार्किंग कर लेना है आपको रेल बदली करने के लिए। लेकिन अब आपको क्या करना है, रेल टेंसर को निकाल के क्लोज द 1 मीटर गैप टेम्पररली एंड अलाउ ट्रैफिक एट रेस्ट्रिक्टेड स्पीड, गाड़ी को रेस्ट्रिक्टेड स्पीड से पास कर दिया जाएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट ब्लॉक में क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट ब्लॉक में फिर हमने फिर से ब्लॉक लिया। ड्यूरिंग नेक्स्ट ब्लॉक में क्या करेंगे, ड्यूरिंग ट्रैफिक ब्लॉक कट द रेल एट द पेंट मार्क। पेंट मार्क जो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ा टाइम पहले, कि जो भी हमारी रेल हम बदली करेंगे, जो हम रेल बदली करेंगे, वो रेल की जो लंबाई होगी, वो रेल और दो वेल्डिंग का गैप और एक 100 कट का, वो माइनस करके हम क्या करेंगे, वहां पे एक रेल क्लोजर, इंसर्ट अ रेल क्लोजर ऑफ लेंथ एग्जैक्टली इक्वल टू x मीटर एंड वेल्ड वन एंड देयर ऑफ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने तो ट्रैफिक पास कर दिया था पहले, अब हमने फिर से ब्लॉक ले लिया, अगला ब्लॉक लिया। अब इस ब्लॉक में मैंने क्या किया, यहाँ ये जो टुकड़ा था इसको निकाल दिया। इसको निकालने के बाद में हम लोग जो है अक्सर जो 6.5 मीटर का टुकड़ा रेल का डालते हैं, हमने क्या किया, एक एंड जो है हमने क्या किया, वेल्ड कर दिया। सपोज ये मेरी रेल थी, तो ये एंड को मैंने क्या कर दिया, वेल्ड कर दिया। यहाँ पे अगर मैनुअल के हिसाब से अगर आप देखेंगे, मार्किंग के हिसाब से, तो ये रेल देखिए, ये रेल का टुकड़ा डाला है, ये रेड कलर से मैंने मार्क किया। तो ये जो पोर्शन था, ये वाला एंड, इसको इन्होंने क्या कर दिया, वेल्ड कर दिया है, इसको सपोज वेल्ड कर दिया, ये देखो वेल्ड हो गई। ठीक है, अब दूसरा जो गैप है उसके बारे में क्या कहता है, इसके लिए मैनुअल कहता है, इफ द गैप एट द अदर एंड, गैप एट द अदर एंड यानी कि कौन से एंड की बात हो रही है, ये पोर्शन की बात हो रही है, यहाँ पे इज ऑल्सो 25 mm, अगर 25 mm उस वक्त दूसरी तरफ भी एक एंड वेल्ड करने, दूसरी तरफ भी 25 mm का गैप मिल रहा है, तो इट कैन ऑल्सो बी वेल्डेड इन द सेम ब्लॉक। उस केस में ये एंड को भी वेल्डिंग कर दें। और अगर नहीं मिलता तब क्या करना है, अदरवाइज फास्टन विद स्पेशल फिश प्लेट क्लैंप्स। फिर अगर आपको नहीं मिल रहा है उस ब्लॉक में, तो क्या करेंगे, यहाँ पे पट्टियां लगा देंगे, क्लैंप लगा देंगे, हाँ ठीक है, और गाड़ियों को फिर से पास कर देंगे रेस्ट्रिक्टेड स्पीड पे। फिश प्लेट वगैरह क्लैंप वगैरह लगा दिया आपने, एक एंड वेल्डेड है, दूसरा ऐसे ही है, गाड़ियों को पास कर देंगे। फिर इसके बाद में हम फिर से एक ब्लॉक लेना पड़ेगा हमें, इसके बाद में हमें फिर से एक नेक्स्ट ब्लॉक लेना पड़ेगा। जब नेक्स्ट ब्लॉक हम लेंगे, उस वक्त क्या कहता है, कब लेना ब्लॉक, व्हेन टीपी इज नॉट ग्रेटर देन टी नॉट। फिर वो क्या कह रहा है कि अब अगला ब्लॉक जब लेंगे, कब लेंगे, जब प्रिवेलिंग टेम्परेचर टी नॉट से कम है, स्पेसिफिक टेम्परेचर से कम है, उस वक्त लेंगे। और उसके बाद में दोनों तरफ की चाबियां जो होंगी, आइदर साइड ऑफ ये, इसकी जो दोनों तरफ की जो चाबियां होंगी रेल के आसपास की, गिरा दी जाएगी करीब अबाउट 50 to 75 मीटर, 25-50 करीब 50 से 75 मीटर आइदर साइड चाबियां गिरा दी जाएगी। और उसके बाद में रेल टेंसर लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे रेल टेंसर, यहाँ पे जो क्लैंप था, देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये समझिए ये रेल आपकी, देखो यहाँ पे जूम करके मैं दिखाता हूँ, ये जो एंड था ये हमारा, ये हमने नई रेल डाली, और ये जो पॉइंट था हमने वेल्ड कर दिया था पहले, ये वाला पॉइंट हमने वेल्ड कर दिया था। अब यहाँ पे गैप नहीं मिल रहा था, अब हमने ब्लॉक लिया, कब लिया अगला ब्लॉक, जब हमारा टेम्परेचर टीपी इज लेस देन टी नॉट। रेल टेंसर जब भी यूज होगा, कब यूज होगा, जब टीपी इज लेस देन टी नॉट, उस वक्त यूज होगा। हमने क्या किया, इसके बाद जब टेम्परेचर कम था तो गैप ज्यादा रहेगा, जाहिर सी बात है 25 mm से ज्यादा गैप होगा वहां पे। फिर हम क्या करेंगे, रेल टेंसर की सहायता से रेलों को पुल करेंगे। रेलों को पुल करके जब गैप 25 mm का आ जाएगा, कब तक खींचेंगे, जब तक डिजायर्ड गैप ऑफ 25 mm हमको मिल नहीं जाता। unless and until I get a desired gap of 25 mm, उसको पुल करूंगा। अब जब आपको मिल जाएगा 25 mm का गैप आ गया, रेल टेंसर वैसे ही लगा रहेगा। रीफास्टन द रेल, जो हमने चाबियां गिराई थी 25 से 75, 50 से 75 mm के 75 मीटर तक दोनों तरफ, उनको फास्टन कर दिया जाएगा, चाबियां लगा दी जाएगी। और उसके बाद में ये जो जॉइंट है जहाँ पे रेल टेंसर आपने लगा था, रेल टेंसर लगे हुए पोजीशन में ही, रेल टेंसर लगे हुए पोजीशन में ही ये दूसरा एंड हमारा जो होगा ये वेल्ड होगा। और ये कब तक लगा रहेगा रेल टेंसर,
मिनिमम ऑफ 30 मिनट्स आफ्टर पोरिंग ऑफ द वेल्ड मेटल। जब वेल्डिंग का पोरिंग चालू होता है तो पोरिंग शुरू जब किया था, पोरिंग से आधे घंटे तक ये उसी पोजीशन में रेल टेंसर आपका लगा हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी रेल हमने क्या की। ठीक है, अब रेल तो बदली हो गई। अब रेल बदली होने के बाद में जो है हमारा जो वेल्ड मेटल हमारा इसको उसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, तो वहां पे एक्स्ट्रा स्ट्रेसेस जो है, स्ट्रेसेस को इक्वलाइज करना जरूरी। तो स्ट्रेसेस को इक्वलाइज करने के लिए क्या कर रहा है, जब टेम्परेचर टीपी लेस देन टीडी यानी वेल्डिंग जब हुआ था उस टाइम की बात हो रही है, तो इक्वलाइज फोर्सेस रेल के अंदर हम क्या करेंगे, जहां पे भी आपने वेल्डिंग की है उसके आइदर साइड लेंथ ऑफ मिनिमम 125 मीटर आइदर साइड। यहाँ मैनुअल में देखिए थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है, मैं आपको जरा बता दूं। वो यहाँ पे मैनुअल में रिटर्न में 125 लिखता है लेकिन डायग्राम में 100 बताता है, तो वो 100 नहीं रहेगा, हायर साइड हम पकड़ेंगे 125 मीटर। ये मैनुअल मिस्टेक है, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा इसके बारे में। तो ये 125 मीटर जो है इक्वलाइजेशन ऑफ स्ट्रेसेस के लिए आइदर साइड की चाबियां हमको क्या करनी है, गिरानी पड़ेगी। आइदर साइड लोकेशन बी, जहां से आपने वेल्डिंग किया ना बाद में रेल टेंसर लगा के, और उसके बाद में वुडन मैलेट से जैसे नॉर्मली हम लोग डिस्टेंसिंग करते हैं, टैपिंग करेंगे, टैपिंग करके उसके बाद में क्या करेंगे, फिर से चाबियां लगा देंगे। इस वक्त कोई रेल में ये कटिंग वगैरह होने वाली नहीं है। दिस इज टेम्पररी लोकल डिस्टेंसिंग ओनली, इक्वलाइजेशन ऑफ फोर्सेस के लिए होता है। ये हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया। अब इसके बाद में अब हमको कहाँ पर आना, एसईजे में। जिस एंड पे मेरा एसईजे होगा उस एंड पे अब हमारा जो ये हमारा एक हिस्सा रह गया था जहाँ पे एंकर लेंथ था हमारा। एंकर लेंथ यहाँ पे मार्किंग नहीं है, मैं जरा यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। एंकर लेंथ LA, ये समझो ये LA है, एंकर लेंथ LA। तो ये पोर्शन तो हमने क्योंकि रिस्ट्रेसिंग करना था तो उस वक्त हमने चाबियां नहीं गिराई थी क्योंकि ये ग्रिप दे रहा था, एंकरिंग का काम कर रहा था। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग जो है एसईजे के एंड से एंकर लेंथ जो है उसकी भी चाबियां वगैरह गिरा के वहां से एसईजे की जो रेल है एसईजे के पास से क्लोजर काटा जाएगा। क्लोजर काट के वो हिस्से की रेल को निकाल दिया जाएगा, एक रेल को निकाला जाएगा और फिर बाद में उसमें भी डिस्ट्रेसिंग करना पड़ेगा। क्या कह रहा है एक बार पढ़ लो आप। ड्यूरिंग अनदर ट्रैफिक ब्लॉक, अलग फिर से आपने ब्लॉक लिया, व्हेन टीपी इज विद इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर स्पेसिफाइड, डिस्ट्रेस द एंड 125 मीटर फ्रॉम एसईजे, एसईजे से 125 मीटर। फिर भी यहाँ पे भी डायग्राम में आप देखेंगे तो मिस्टेक है, यहाँ पर भी 100 मीटर लिखा है, 100 नहीं होगा, वो कितना होगा 125 मीटर होगा। तो ये एसईजे के एंड से भी जो है हमने जहाँ पे हमने रेल बदली किया ना ये डिस्टेंसिंग करके, फिर यहाँ पे हमको लेना है। अब जब ये एसईजे का गैप एडजस्टमेंट जब रेल बदली किया उस वक्त गैप कितना होगा, वो कहता है एज पर पैरा 338। तो पैरा 338 में क्या है, पैरा 338 में यही लिखा है कि अगर 52 kg की रेल है चाहे 60 kg की रेल है, दोनों के लिए उसने कहा इनिशियल लेइंग गैप कितना है 40 mm। तो जब हम डिस्कसिंग करेंगे तो एसईजे में जब रेल का टुकड़ा डालेंगे, यहाँ पे नई रेल डालनी, मतलब हमारी क्या है, दो रेल बदली होती है, एक जहाँ पे रेल टेंसर लगता है वहां पर और एक एसईजे के एंड पर होता है। तो ये इस तरीके से रेल हमारी बदली की जाएगी इनिशियल गैप ऑफ 40 mm रखते हुए। उम्मीद है दोस्तों आपको जो है रेल टेंसर से डिस्टेंसिंग का अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपकी फीडबैक हमें जरूर दें और अगर